इस फिल्म की कहानी बेसिली गिब्सन नाम के एक लड़के की है जो अपने आप को एक मामूली लड़का समझता है। फिर एक दिन उसे पता चलता है कि उसके पिता दुनिया के सबसे बेहतरीन कातिल हैं और उसी वजह से उसके अंदर भी कुछ सुपर पावर्स हैं जो उसे आम लोगों से अलग बनाती है। इसके बाद धीरे धीरे बेसिली के सामने ऐसी ऐसी सच्चाई आने लगती है जिसकी वजह से उसकी जिंदगी एकदम से बदल जाती है। मूवी की शुरुआत में बताया जाता है कि 1000 साल पहले बुनकरों के कबीले ने हत्यारों का एक सीक्रेट सोसाइटी बनाया। उन्हें दुनिया में अच्छे बुरे का संतुलन बनाए रखने के लिए, दुनिया में फैली तबाही को मिटाने के लिए खामोशी से विनाशकारियों का नाश करना शुरू कर दिया और अराजकता की दुनिया में व्यवस्था बनाए रखने के लक्ष्य के साथ बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित होकर बुनकरों ने खुद को द फेटर्निटी नाम दिया। कहानी की शुरुआत होती है और 6 हफ्ते पहले बेसिली गिब्सन अपने ऑफिस में अपने बॉस जेनिस के बर्थडे में शामिल होता है। बेसिली अपने काम और बॉस से बहुत ज्यादा परेशान होता है जिसकी वजह से उसे पैनिक अटैक आते रहते हैं और इसीलिए उसे हमेशा दवा खाना पड़ता है। बेसिली के परेशान होने का एक और कारण उसकी गर्लफ्रेंड कैथी होती है जिसका बेसिली के बेस्ट फ्रेंड बैरी के साथ नाजायज संबंध होता है। बेसिली जब पैदा हुआ था तभी उसकी माँ की मौत हो गई थी और उसके पिता उसे छोड़कर चले गए थे और जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे बेसिली की समस्या बढ़ती गई। अब दूसरी तरफ हम मिस्टर एक्स नाम के एक कातिल को देखते हैं जिसे सभी लोग अब तक का सबसे बेहतरीन कातिल मानते हैं। मिस्टर एक्स एक बिल्डिंग के अंदर जाता है और वहां जाने के बाद वो एक औरत से मिलता है जिसका नाम पूजा होता है। मिस्टर एक्स पूजा को बताता है कि कोई आदमी हमारे ग्रुप के लोगों को एक एक करके मार रहा है और मुझे पता लगाना है कि वो आदमी कौन है। इसके बाद मिस्टर एक्स उसे एक बुलेट देता है और कहता है कि इस बुलेट को देख कर बताओ कि ये बुलेट किसका है। बुलेट को देखने के बाद पूजा बताती है कि इस बुलेट पर कोई भी निशान नहीं है, इसलिए मुझे उस आदमी के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। पूजा की इतना कहते ही उसके सर में एक गोली आकर लगती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। पूजा के मरने के बाद मिस्टर एक्स वहां से बिल्डिंग के अंदर भागने लगता है क्योंकि उसे पता होता है कि सामने वाली बिल्डिंग से ही गोली चलाई गई है। मिस्टर एक्स वहां से भागकर बिल्डिंग के आखिरी दीवार के पास जाता है और फिर से वापस सामने वाली बिल्डिंग पर जाने के लिए छलांग लगाता है। वो बिल्डिंग के विंडो को तोड़कर सामने वाली बिल्डिंग में मौजूद कुछ लोगों को और उस स्नाइपर को गोली मार देता है जिसने पूजा को गोली मारा था। उन सभी को मार देने के बाद मिस्टर एक्स उस बिल्डिंग की छत पे जाता है। तभी एक आदमी की जेब में मोबाइल रिंग करने लगता है। मिस्टर एक्स जब उस फोन को उठाता है तो दूसरी तरफ से एक क्रास नाम का आदमी उससे कहता है कि जिन लोगों को तुमने मारा है वो सब एक चाल था तुम्हें फंसाने के लिए और अब तुम इस चाल में फंस चुके हो। मिस्टर एक्स जब अपने पैरों के नीचे देखता है तो वो एक एक्स बने निशान के ऊपर खड़ा होता है। तभी अचानक एक गोली उसके सर में आके लगती है। अब उस बुलेट को दिखाया जाता है जिसे क्रास ने कई मीलों दूर स्नाइपर गन से चलाया था। इसके बाद हम फिर से बेसिली को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सो रहा होता है। तभी अचानक उसके घर के पास से ट्रेन गुजरती है जिसकी आवाज को सुनकर बेसिली की गर्लफ्रेंड जागती है और बेसिली पर चिल्लाने लगती है। अपनी गर्लफ्रेंड के चिल्लाने के बाद अपने ऑफिस चला जाता है और वहां पहुंचने पर उसकी बॉस जेनिस उसे टाइम पर काम पूरा न करने के लिए डांटती है जिससे बेसिली को पैनिक अटैक आने लगता है। जेनिस के जाने के बाद बेसिली अपनी दवाई खाता है और शाम होने के बाद वो कुछ पैसे निकालने के लिए एक एटीएम पे जाता है जहां उसे पता चलता है कि उसके अकाउंट में एक भी पैसे नहीं है। सुबह होने के बाद बेसिली अपनी दवाई खरीदने के लिए एक दुकान में जाता है जहां उसे एहसास होता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। फिर वहां पर हम क्रास को देखते हैं जो बेसिली का पीछा कर रहा था। इसके बाद जैसे ही बेसिली मुड़ता है तो उसके सामने एक लड़की आ जाती है और वो बेसिली को बताती है कि उसका नाम फॉक्स है और वो उसके पिता के साथ काम करती है। वो बेसिली को बताती है कि पिछली रात को किसी ने उसके पिता को मार दिया है और वो आदमी अब उसे भी मारना चाह रहा है। फॉक्स ये सब बातें बेसिली को बता ही रही होती है कि तभी उसके ऊपर क्रास फायरिंग करने लगता है। फॉक्स बेसिली को बचाने के लिए क्रास के ऊपर गोलियां चलाने लगती है और उन लोगों के बीच में काफी देर तक गोलीबारी होती है। इसके बाद फॉक्स एक कार से बेसिली को लेकर वहां से भागने लगती है। क्रास भी एक ट्रक से उसका पीछा करता है और उन पर गोलियां चलाने लगता है। गोली चलने की वजह से अब इनके पीछे पुलिस भी आ जाती है। फॉक्स क्रास से बचने के लिए गाड़ी के सामने वाले शीशे को तोड़ देती है और बाहर आकर क्रास के ऊपर गोलियां चलाने लगती है। फॉक्स की गोलियां क्रास के ट्रक में आकर लगने लगती है जिससे क्रास रुक जाता है और फॉक्स बेसिली को लेकर वहां से निकल जाती है। कुछ देर के बाद फॉक्स बेसिली को लेकर एक जगह पे जाती है और बेसिली की मुलाकात एक स्लोन नाम के आदमी से करवाती है। स्लोन बेसिली को एक गन देता है और एक डस्टबिन में बैठी हुई मक्खियों के पंख उड़ाने के लिए कहता है। ये सुनकर बेसिली एकदम से घबरा जाता है और स्लोन से कहता है कि आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है क्योंकि आप लोग जिस आदमी को ढूंढ रहे हैं वो मैं नहीं हूँ। वो बताता है कि उसने अपने पूरी लाइफ में कभी भी गन को छुआ नहीं है इसलिए वो ऐसा नहीं कर पाएगा। तभी पीछे से एक आदमी बेसिली के ऊपर गन तान देता है और स्लोन उससे कहता है कि अगर तुम 3 गिनने तक गोली नहीं चलाओगे तो ये तुम्हें मार देगा। स्लोन की बात सुनने के बाद बेसिली के दिल की धड़कन बढ़ने लगती है और उसे फिर से पैनिक अटैक आने लगता है जिससे वो मक्खियों पर गोलियां चलाने लगता है और गोली चलाने के बाद थोड़ी दूर जाकर बैठ जाता है। बेसिली जब अपनी दवाई को खाने के लिए निकालता है तो उसके पास स्लोन आता है और जिन मक्खियों पर उसने गोलियां चलाई थी उन्हें दिखाता है।
उन मक्खियों को देखने के बाद बेसली एकदम से हैरान हो जाता है, क्योंकि उसका निशाना एकदम से सटीक लगा था और उसने केवल उन मक्खियों के पंख को उड़ाया था। इसके बाद स्लोन उसे बताता है कि जो चीज तुम्हारे साथ होती है वो पैनिक अटैक नहीं है, क्योंकि तुम्हारे दिल की धड़कन 1 मिनट में 400 बार ज्यादा धड़क रही थी, जिससे भरपूर मात्रा में एड्रेनलिन तुम्हारे खून में मिल रहा था, जिससे तुम आम लोगों की तुलना में बेहतर देख सकते हो और फैसला कर सकते हो, और ऐसा दुनिया में बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। वो बताता है कि तुम्हारे पिता ऐसा कर सकते थे और तुम भी ऐसा कर सकते हो, बस कुछ दिनों की ट्रेनिंग के बाद तुम ऐसे अटैक्स को रोक सकते हो। स्लोन की बातें सुनने के बाद बेसली एकदम से डर जाता है और स्लोन के ऊपर गन तान कर कहता है कि मुझे तुम लोगों के साथ नहीं रहना है और मुझे यहाँ से जाना है। इसके बाद स्लोन उसे बताता है कि तुम्हारे पिता मर चुके हैं, इसलिए जो चीज तुम्हारे पिता की थी वो चीजें अब से तुम्हारी हैं, और ये गन जो तुम्हारे हाथ में है ये तुम्हारे पिता की निशानी है। स्लोन उसे बताता है कि तुम्हारे पिता इस गन से कपड़े के एक धागे पे निशाना लगा सकते थे, और अब तुम इस गन का इस्तेमाल अपने पिता के कातिल को मारने के लिए करोगे, जिसने आज रात को तुम्हें मारने की कोशिश की थी। स्लोन बेसली को बताता है कि हमारा कातिलों का परिवार है, हथियार हमारी तकदीर है और तुम्हारे पिता हम में से एक थे। स्लोन उसे बताता है कि उसके पिता की सारी जायदाद उसके नाम कर दी गई है, और ये यकीन दिलाता है कि उसमें उसके लिए काफी कुछ है। स्लोन उससे कहता है कि हम तुम्हें कोई दबाव नहीं दे रहे हैं, तुम अपनी मर्जी से अपने पिता के कातिल को मार सकते हो या उसे जाने दे सकते हो। स्लोन की सारी बातें सुनने के बाद बेसली को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जब बेसली की आँख खुलती है तो उसे लगता है कि वो कोई बुरा सपना देख रहा था, लेकिन बाथरूम में जाने के बाद उसके जेब से उसके पिता की गन नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर उसे यकीन ही नहीं होता है कि ये सब उसके साथ सच में हो रहा है। बेसली उस गन को अपने बाथरूम में ही छुपा देता है और अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस जाते वक्त जब वो अपना अकाउंट चेक करता है तो उसके अकाउंट में ढेर सारे पैसे होते हैं। अपने अकाउंट में इतने सारे पैसों को देखकर उसे बहुत खुशी होती है और अब उसे स्लोन की बातों पर भी यकीन होने लगता है। बेसली जब अपने ऑफिस में पहुंचता है तो उसकी बॉस जेनिस उसके ऊपर रोज की तरह से चिल्लाने लगती है, लेकिन बेसली आज चुप नहीं बैठता है और वो जेनिस की सबके सामने बेइज्जती करता है। इसके बाद वो कंप्यूटर के कीबोर्ड से पैरी को मारता है और ऑफिस को छोड़कर चला जाता है। बाहर आने के बाद उसे पता चलता है कि रात की घटना के बाद पूरे शहर में उसे पुलिस ढूंढ रही है, जिससे बेसली बहुत परेशान हो जाता है। तभी वहाँ पर फॉक्स आ जाती है और उसे अपने साथ लेकर शहर के बाहर एक कपड़े की फैक्ट्री में जाती है। फैक्ट्री में पहुंचने पर बेसली की मुलाकात फिर से स्लोन से होती है और बेसली उससे पूछता है कि फैक्ट्री की आड़ में आप लोगों की जान लेते हो या स्वेटर बुनते हो। बेसली की बात सुनने के बाद स्लोन उससे कहता है कि तुम्हारे मन में काफी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन क्या तुम जवाब जानने के लिए तैयार हो? बेसली कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, क्योंकि अब मैं यहाँ से फिर से अपनी जिंदगी में वापस नहीं जा सकता। इसके बाद स्लोन फॉक्स से कहता है कि तुम्हें पता है कि क्या करना है। फिर फॉक्स एक आदमी के साथ बेसली को लेकर चली जाती है। फॉक्स बेसली को एक कमरे में ले जाती है जहाँ रिपेयरमैन नाम का एक आदमी उसे कुर्सी से बांध देता है और फॉक्स उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। बेसली उसे बताता है कि तुम ही मुझे यहाँ पर लाए हो। इसके बाद रिपेयरमैन उसे पीटने लगता है और तब तक पीटता है जब तक बेसली बेहोश नहीं हो जाता है। इसके बाद बेसली को एक कसाई के पास लेकर जाया जाता है, जो बेसली को अपना चाकू देता है और कहता है कि इस चाकू से मुझे मार दो। बेसली उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हें चाकू मार दूंगा तो तुम मारे जा सकते हो, और वो कसाई को चाकू मारने से इनकार कर देता है। इसके बाद कसाई उसे बहुत उकसाता है, जिससे बेसली उसके ऊपर चाकू से हमला करता है, लेकिन कसाई उसके हमले से बच जाता है और चाकू को बेसली के हाथ के आर पार कर देता है। इसके बाद बेसली को एक मोम से भरे टब में दिखाया जाता है, जहां उसके पास में एक आदमी आता है जिसका नाम एक्स टर्मिनेटर होता है। वो बेसली को बताता है कि इस कमरे को वेलनेस रूम कहा जाता है और ये टब व्हाइट ब्लड सेल्स को तेजी से बढ़ाते हैं, जिससे यहाँ पर कोई भी घाव या चोट दिनों में नहीं बल्कि घंटों में ठीक हो जाते हैं। इसके बाद बेसली को गन चलाने की ट्रेनिंग देने के लिए गन स्मिथ नाम के एक आदमी के पास लाया जाता है। वहाँ पर निशाने के सामने एक मांस के टुकड़े को लटका दिया जाता है और बेसली को कहा जाता है कि तुम्हें गोली को मोड़कर बिना मांस में लगे ही निशाने पर गोली मारना है। ये सुनकर बेसली हैरान हो जाता है और उसे ये नहीं समझ आता कि बंदूक की गोली को कैसे मोड़ा जाता है। तभी वहाँ पर स्लोन आता है और उससे बताता है कि तुम्हें अपने दिल की आवाज सुनकर निशाना लगाना चाहिए। इसके बाद स्लोन निशाने पर गोली चला देता है और उसकी गोली बिना मांस में लगे ही घूमकर निशाने पर लग जाती है। ये सब देखकर बेसली बहुत हैरान हो जाता है। फिर फॉक्स उसे अगली ट्रेनिंग के लिए फैक्ट्री की बिल्डिंग पे लेकर जाती है और उसे वहाँ से चलते हुए ट्रेन पे ढकेल देती है। यानी वो लोग बेसली को एक बेहतर कातिल बनाने के लिए उसे अपने ऊपर कंट्रोल करना, हैंड टू हैंड फाइट करना और दर्द को बर्दाश्त करना सिखाते हैं। अब धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतते जाता है, लेकिन बेसली कुछ भी नहीं सीख पाता है। बेसली हमेशा की तरह से घायल होने के बाद मोम के टब में जाता है, जहां उसे एक्स टर्मिनेटर बताता है कि तुम्हारे पिता चूहों के ऊपर प्लास्टिक बम लगाकर अपने टारगेट को खत्म करने में बहुत एक्सपर्ट थे। और ये सब सुनकर बेसली को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे कहता है कि यहाँ पर मौजूद सभी लोग पागल हैं
तभी वहाँ पर फॉक्स आ जाती है और बेस्ली को अपने साथ रिपेयरमैन के पास ले जाती है, जहाँ बेस्ली को बहुत टार्चर किया जाता है और उससे वही सवाल पूछा जाता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। बेस्ली उन्हें बताता है कि उसे नहीं पता है और वो उन्हें उसे मारने के लिए कहता है। इसके बाद फॉक्स उसे बहुत मारती है, तो बेस्ली के मुंह से निकल जाता है कि उसे नहीं पता कि वो कौन है। बेस्ली की इस बात को सुनकर फॉक्स रुक जाती है। अब स्लोन बेस्ली से मिलता है और उससे कहता है कि तुम कौन हो, क्या ये जानना चाहते हो, और उसे लेकर एक कमरे में जाता है। स्लोन उसे बताता है कि ये कमरा तुम्हारे पिता का था। स्लोन उसे बताता है कि हमारी बिरादरी के एक आदमी ने तुम्हारे पिता को मारकर हमसे बगावत शुरू कर दिया और उसने धोखे से तुम्हारे पिता को मार दिया। वो बेस्ली को बताता है कि इस कमरे की सारी चीजें तुम्हारे पिता की हैं और इन चीजों को खुद से जोड़कर देखो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कौन हो। इसके बाद स्लोन वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद बेस्ली ये फैसला करता है कि उसे अपने आप को मजबूत और ताकतवर बनाना है, जिससे वो अपने पिता के कातिल को मार सके। अब बेस्ली पूरी तरीके से बदल चुका होता है और वो सभी चीजों को बहुत ही मन से सीखने लगता है। बेस्ली अब इतना ट्रेंड हो चुका होता है कि वो उसे ट्रेन करने वाले लोगों को भी आसानी से टक्कर देने लगता है। अब सभी लोग ये समझ जाते हैं कि बेस्ली पूरी तरह से तैयार हो चुका है, लेकिन अभी भी उसकी एक ट्रेनिंग बाकी होती है। वो लोग बेस्ली को लेकर फिर से निशाना लगाने के लिए लेकर जाते हैं और उसे निशाने के सामने रखे मांस को छोड़कर निशाना लगाने के लिए कहते हैं, लेकिन बेस्ली उस निशाने पर गोली नहीं चला पाता है, जिसे देखकर फॉक्स मांस की जगह पर जाकर खड़ी हो जाती है और बेस्ली को गोली चलाने के लिए कहती है। निशाने के सामने फॉक्स को देखकर बेस्ली बहुत घबरा जाता है और अपने आप को पूरी तरह से कंट्रोल करके गोली चला देता है। बेस्ली की चलाई हुई गोली फॉक्स के पास से घूमकर सीधे निशाने पर जाके लगती है। इसके बाद स्लोन समझ जाता है कि अब बेस्ली पूरी तरह से तैयार हो चुका है। स्लोन बेस्ली को लेकर फैक्ट्री में जाता है और उसे लूम ऑफ फेट को दिखाकर बताता है कि आज के बाद तुम यहाँ पर कभी भी कदम नहीं रखोगे, क्योंकि अब तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है और अब मैं तुम्हारे फर्ज के बारे में बताऊंगा। इसके बाद स्लोन उसे बताता है कि हजारों साल पहले बुनकरों की एक बिरादरी के पास कपड़ों पर एक रहस्यमयी कोड लिखने का हुनर था। वो बताता है कि उनकी बिरादरी को बरसों से कपड़ों की फैक्ट्री में उस कोड को डिकोड करने के बाद एक नाम मिलता है और ये नाम उन लोगों के होते हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। वो बताता है कि आम लोगों की सुरक्षा के लिए हम लोग उन्हें मार देते हैं। स्लोन उसे बताता है कि उसका काम कपड़े से कोड को निकालना है। फिर स्लोन उस कपड़े के कोड को डिकोड करने लगता है और उसे एक नाम मिलता है। स्लोन उस नाम को बेस्ली को देता है और उसे मारने के लिए कहता है। इसके बाद बेस्ली फॉक्स के साथ उस आदमी को मारने के लिए निकल जाता है और जब वो उस आदमी को गोली मारने के लिए अपनी गन को निकालता है तो उस आदमी को देखकर उसका मन बदल जाता है और वो उस आदमी को गोली नहीं मारता है। अब फॉक्स और बेस्ली वापस फैक्ट्री में आ जाते हैं, जहाँ बेस्ली फॉक्स को बताता है कि मुझे उस आदमी के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि वो आदमी बुरा है या अच्छा आदमी है। वो बताता है कि हमें कपड़े के कोड में एक आदमी का नाम मिलता है और हम लोग उसे तकदीर का फैसला समझकर उसे मार देते हैं। बेस्ली की बात सुनने के बाद फॉक्स उसे बताती है कि 20 साल पहले उसके पिता फेडरल जज थे और इसलिए मैंने भी सोचा था कि मैं भी अपने पिता के नक्शे कदम पे चलूंगी। वो बताती है कि उसके पिता एक बहुत बड़े गैंग के केस को देख रहे थे। उस गैंग के लोगों ने उसके पिता को खरीदना चाहा, लेकिन उसके पिता नहीं बिके, इसलिए उन लोगों ने उसके घर में एक आदमी को भेजा जिसने उसके सामने ही उसके पिता को जलाकर मार दिया। फॉक्स उसे बताती है कि इस बिरादरी में शामिल होने के बाद उसे पता चला कि उस आदमी को मारने का आर्डर उसके पिता के मरने से पहले ही दिया गया था, लेकिन हम में से ही कोई एक उसे मारने में नाकाम रहा। वो बताती है कि हम नहीं जानते कि हमारे फैसले से कितने लोगों को क्या नुकसान होता है, लेकिन किसी एक को मार देने से हो सकता है कि हजारों बच जाएं। फॉक्स की बात सुनने के बाद बेस्ली को पूरी बात समझ में आ जाती है और वो तुरंत फॉक्स के साथ उस आदमी को मारने के लिए चला जाता है। बेस्ली चलती ट्रेन से उस आदमी के ऊपर गोली चलाता है और उसे मार देता है। इसके बाद स्लोन उसे और भी नाम देता है जिनको बेस्ली एक एक करके मारने लगता है। इसके बाद बेस्ली फॉक्स के साथ अपने घर पे जाता है, जहां उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उसका दोस्त भी होता है। बेस्ली अपने दोस्त को एक घूसा मारकर कमरे के अंदर जाता है और बाथरूम में जाकर अपने पिता की गन को ले लेता है। बेस्ली की गर्लफ्रेंड उसे बहुत बुरा भला कहती है, जिसे सुनकर फॉक्स भी अंदर आ जाती है और बेस्ली को किस करने लगती है। फिर बेस्ली और फॉक्स दोनों बाहर आ जाते हैं और फॉक्स गाड़ी लेने के लिए चली जाती है। तभी वहां पर बेस्ली की नजर क्रॉस पे पड़ती है और वो दोनों एक दूसरे पे गोलियां चलाने लगते हैं। उन दोनों की गोलियां आपस में टकरा जाती हैं। इसके बाद क्रॉस वहां से भागने लगता है और बेस्ली भी उसका पीछा करने लगता है। क्रॉस वहां से भागकर एक बिल्डिंग में आ जाता है, जहां बेस्ली के पीछे से एक आदमी आता है और बेस्ली बिना कुछ सोचे समझे ही उस आदमी के ऊपर गोली चला देता है। बेस्ली को लगता है कि वो क्रॉस है, लेकिन जब वो मुड़कर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसने गलती से अपने ही आदमी एक्सटर्मिनेटर को मार दिया है। अब वहाँ पर बेस्ली के कुछ और साथी भी आ जाते हैं। तभी क्रॉस एक गोली फायर करता है जो बेस्ली के हाथ में आकर लग जाता है। गोली लगने की वजह से बेस्ली बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो अपने आप को वेलनेस रूम में पाता है।
वहाँ पर बेसली देखता है कि यक्ष टर्मिनेटर की हालत बहुत खराब है और कुछ देर के बाद उसकी मौत भी हो जाती है। यक्ष टर्मिनेटर के मरने से बेसली को बहुत दुख होता है और वो अपने हाथ में लगी गोली को निकालता है। गोली की छानबीन करने के बाद उसे पता चलता है कि पहली बार क्रास ने ऐसी गोली का इस्तेमाल किया है जिससे उसका पता लगाया जा सकता है। बेसली स्लोन को बताता है कि जिस आदमी ने इस गोली को बनाया है उसका नाम पेकवास्की है और वो इस वक्त मोराविया के एक चर्च में पादरी है और ये वही जगह है जहाँ पर इस बिरादरी की शुरुआत हुई थी। वो बताता है कि क्रास उसे उकसा रहा है और बार बार परेशान कर रहा है, इसलिए मैं बैठे बैठे तमाशा नहीं देख सकता। फिर वो क्रास को मारने के लिए अकेले जाने की बात करता है, जिस पर स्लोन उसे बताता है कि तुम्हारा वहाँ अकेले जाना ठीक नहीं होगा क्योंकि उस जगह के बारे में क्रास को चप्पा चप्पा मालूम है। फिर बेसली उससे कहता है कि अगर मैं वहाँ अकेला नहीं गया तो वो सामने नहीं आएगा और हमारी बिरादरी के एक आदमी ने मेरी वजह से अपनी जान गंवा दी है। इसके बाद स्लोन उसे वहां जाने की परमिशन दे देता है और कपड़े के कोट से निकले नाम को उसे देता है जिस पर क्रास का नाम लिखा होता है। अब बेसली इस नाम को लेकर वहां पर चला जाता है और उसके जाने के बाद स्लोन फॉक्स को एक कपड़ा देता है जिस पर बेसली का नाम आया होता है। स्लोन फॉक्स को बताता है कि इस कपड़े पर बेसली का नाम आया है और जैसे ही बेसली क्रास को मारे तुम्हें उसे मार देना है। उधर बेसली पादरी के पास पहुंच जाता है और जैसे ही पादरी बेसली को देखता है तो वहां से भागने लगता है। पादरी वहां से भागकर एक जगह पर जाता है और जैसे ही बेसली वहां पर पहुंचता है तो पादरी उसके सर पर गन तान देता है। पादरी के पीछे से फॉक्स भी आ जाती है और पादरी के ऊपर गन तान देती है। इसके बाद बेसली अपने हाथ में लगी गोली को दिखाकर उससे पूछता है कि जिसने इस गोली को चलाया है वो इस वक्त कहाँ है। पादरी उससे कहता है कि अगर तुम्हें उससे मिलना है तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। इसके बाद पादरी फॉक्स और बेसली को लेकर एक रेलवे स्टेशन पे जाता है और उन्हें दूर से ही क्रास के आने का इंतजार करने के लिए कहता है। फॉक्स और बेसली दूर से ही पादरी को देख रहे होते हैं। तभी अचानक पादरी वहां से भागने लगता है जिससे ये दोनों भी उसका पीछा करने लगते हैं। पादरी का पीछा करते समय बेसली को एहसास होता है कि क्रास बकल के ही ट्रेन में मौजूद है, इसलिए वो उस ट्रेन में चढ़ जाता है। दूसरी तरफ फॉक्स उस पादरी का पीछा कर रही होती है। तभी ट्रेन चल पड़ती है। ट्रेन के जाने के बाद फॉक्स एक गाड़ी से ट्रेन का पीछा करने लगती है और वो देखती है कि क्रास और बेसली के बीच में लड़ाई हो रही है, लेकिन वो ट्रेन में नहीं जा सकती थी क्योंकि ट्रेन तेजी से आगे बढ़ रही थी। इसके बाद फॉक्स अपनी गाड़ी को किसी चीज से टकराकर ट्रेन के अंदर घुसा देती है और थोड़ी देर के बाद ट्रेन एक पुल से गुजरता है। तभी ट्रेन में से एक अफसर ट्रेन को रोकने के लिए चेन पुलिंग कर देता है जिससे ट्रेन के डिब्बे पुल के नीचे गिरने लगते हैं। बेसली भी उन डिब्बों के साथ नीचे गिरने वाला होता है। तभी उसका हाथ क्रास पकड़ लेता है और उसे ऊपर की तरफ खींचने लगता है। यहाँ बेसली को यह नहीं समझ आ रहा होता है कि क्रास उसे क्यों बचा रहा है और वो ऐसा मौका देखकर क्रास को गोली मार देता है। तभी उस ट्रेन का डिब्बा भी नीचे गिरने लगता है और नीचे गिरने के बाद एक जगह पे अटक जाता है। बेसली जब क्रास के पास पहुंचता है तो क्रास उसे बताता है कि वो लोग तुम्हें धोखा दे रहे हैं क्योंकि मैं ही तुम्हारा असली पिता हूँ। क्रास उसे कुछ और बता पाता कि तभी उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वहाँ पर फॉक्स आती है जिससे बेसली पूछता है कि क्रास जो कह रहा था क्या वो सच है। फॉक्स उसे बताती है कि हाँ वो सच बोल रहा था क्योंकि तुम ही केवल ऐसे थे जिसको वो कभी नहीं मारता, इसलिए हम लोगों ने उसे मारने के लिए तुम्हें चुना। फॉक्स उसे बताती है कि हमें उसे मारने का ऑर्डर मिला था और तुम्हें भी। फॉक्स जैसे ही बेसली को मारने वाली होती है, बेसली गोली चलाकर ट्रेन की खिड़की में लगे शीशे को तोड़ देता है और ट्रेन से नीचे गिर जाता है। बेसली वहां से नीचे पानी में गिरता है जिससे वो जिंदा बच जाता है। अब कुछ दिनों के बाद बेसली को उसके घर के सामने एक दूसरे घर में दिखाया जाता है जहाँ उसके पास में वही पादरी आता है और वही बेसली को बचाकर यहाँ पर लाया होता है। पादरी बेसली को बताता है कि तुम्हारे पिता की नजर हमेशा तुम पर रहती थी क्योंकि उसे अपनी जान से ज्यादा तुम्हारी हिफाजत की परवाह रहती थी। पादरी से बताता है कि जब तुम्हारे पिता ने वो बिरादरी छोड़ दी तो स्लोन ने तुम्हें ढूंढ निकाला और फॉक्स ने तुम्हें पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। वो बताता है कि स्लोन तुम्हें तुम्हारे पिता से अलग करना चाहता था क्योंकि तुम्हारे पिता कभी नहीं चाहते थे कि तुम इस बिरादरी में शामिल हो। वो तुम्हारे लिए एक अलग जिंदगी चाहते थे, एक ऐसी जिंदगी जो वो कभी जी नहीं पाए, जिसमें एक घर हो, एक नौकरी हो। इसके बाद पादरी उसे कपड़ों के कोट से निकला एक नाम दिखाता है और बताता है कि इसके लिए तुम्हारे पिता ने उस बिरादरी को छोड़ा था। फिर बेसली उस कोड को चेक करने लगता है और पादरी उसे बताता है कि सालों पहले स्लोन ने अपने फायदे के लिए अपने दुश्मनों को मारना शुरू कर दिया। वो बताता है कि जब तुम्हारे पिता को एक दिन पता चला कि कपड़े पर स्लोन का नाम आया है, लेकिन उसने अपने नाम को बड़े चालाकी से बदल दिया, तो वो इस चीज के लिए स्लोन से बगावत कर बैठे। फिर स्लोन ने अपने नाम की जगह पर तुम्हारे पिता का नाम डाल दिया और पूरे बिरादरी को तुम्हारे पिता को मारने के लिए लगा दिया। पादरी उसे बताता है कि पूरी बिरादरी में कोई भी इतना काबिल नहीं था जो तुम्हारे पिता को मार सके, इसलिए उन लोगों ने उन्हें मारने के लिए तुम्हें चुना। इसके बाद पादरी उसे एक टिकट देता है और कहता है कि तुम यहाँ से दूर चले जाओ और तुम्हारे लिए जैसी जिंदगी तुम्हारे पिता चाहते थे तुम वैसी जिंदगी जियो। इतना कहने के बाद वो पादरी वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद बेसली पूरे कमरे की छानबीन करने लगता है। तभी उसे वहाँ पर एक सीक्रेट रूम मिलता है जिसके अंदर ढेर सारे हथियार और बम रखे होते हैं।
अब बेसिली अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए प्लानिंग करने लगता है और अगले दिन वो एक स्टोर से ढेर सारे पीनट बटर खरीदता है जिससे वो ढेर सारे चूहों को पकड़ सके। एक बड़े से ट्रक में चूहों को पकड़ने के बाद बेसिली उनके ऊपर बम को लगा देता है और उन्हें कपड़ों की फैक्ट्री में ले जाकर छोड़ देता है। जैसे ही सारे चूहे फैक्ट्री में पहुंचते हैं तो बेसिली उन सभी चूहों के ऊपर लगे बम को ब्लास्ट कर देता है। ब्लास्ट होने के बाद बेसिली अपनी गन लेकर फैक्ट्री में घुस जाता है और अपने सामने आने वाले सभी लोगों को मार देता है। सभी लोगों को मारने के बाद वो सोलोन के ऑफिस में पहुंचता है, लेकिन जैसे ही बेसिली वहां पहुंचता है उसके चारों तरफ से फॉक्स और सोलोन के आदमी घेर लेते हैं। बेसिली उन सभी को वो कपड़ा दिखाता है जिस पर सोलोन का नाम आया था। वो सभी को बताता है कि सोलोन तुम सभी को धोखा दे रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले कपड़ों से मेरे पिता का नहीं बल्कि सोलोन का नाम आया था, लेकिन सोलोन ने चालाकी से उसे बदल कर मेरे पिता का नाम बता दिया। बेसिली की बात सुनने के बाद फॉक्स सोलोन से पूछती है कि क्या बेसिली सच कह रहा है। सोलोन उन सभी को बताता है कि हाँ बेसिली सच कह रहा है, और इतना कहने के बाद सोलोन एक फाइल निकालता है और उस फाइल से सभी को एक एक पेपर देकर बताता है कि कपड़े पर केवल मेरा ही नाम नहीं आया था बल्कि तुम सभी का नाम आया था। सोलोन उनसे कहता है कि मैंने तुम सभी लोगों की जान बचाई है और अगर तुम सभी को लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो तुम सब अपनी जान खुद ही ले सकते हो या फिर बेसिली को मारकर इस राज को यहीं पर दफन कर सकते हो। इतना कहने के बाद सोलोन वहां से चला जाता है और उसके जाने के बाद सभी लोग बेसिली को मारने वाले होते हैं। तभी फॉक्स अपनी गन से गोली चलाती है जो मूर्ति भी सभी लोगों के सर में लगती है और अंत में फॉक्स के सर में आके लगती है। अब वहाँ पर सभी लोग मारे जाते हैं। इसके बाद बेसिली वहाँ पर सोलोन को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वहाँ पर सोलोन नहीं मिलता है। अब बेसिली वहाँ से निकल जाता है और एक एटीएम पर जाकर अपना बैंक बैलेंस चेक करने लगता है। उसके अकाउंट में पहले की तरह से अब कोई भी पैसा नहीं होता है, यानी कि अब वो बिल्कुल पहले जैसा हो गया था। अगली सीन में कुछ दिनों के बाद हम बेसिली के ऑफिस को देखते हैं जहाँ बेसिली अपने डेस्क पर कुछ काम कर रहा होता है। तो पीछे से उसके पास सोलोन आ जाता है और उसके ऊपर गन तान देता है। सोलोन जब उसे मुड़ने के लिए कहता है तो यहाँ हमें पता चलता है कि सोलोन ने जिस आदमी के ऊपर गन को ताना है वो बेसिली नहीं बल्कि कोई और है। वो आदमी सोलोन को देखने के बाद हंसने लगता है। तभी सोलोन देखता है कि वो एक एक्स बने निशान के ऊपर खड़ा है। इसके पहले वो कुछ कर पाता कि तभी उसके सर में एक गोली आकर लगती है और ये गोली बेसिली ने कई मील दूर से चलाई होती है, यानी कि अब बेसिली ने अपने ऊपर पूरा कंट्रोल कर लिया था और उसने अपने पिता की मौत का बदला भी ले लिया। और इस तरह से ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।